Hello students, welcome to the next class of Economics class 12, Indian economy on the eve of independence। ये चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस था उसके ऊपर हमने बात किया था, क्या पर्पस था ब्रिटिश का इंडिया में आने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में आने का। तो इसके ऊपर हमने बात किया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब जब ब्रिटिश के अंडर पे थे इंडिया, तो इंडिया हमारा कंट्री, तो उस समय में क्या स्टेटस था एग्रीकल्चर सेक्टर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कैसा उनका ग्रोथ रहा होगा। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे जो हम लोग आगे आगे वाले क्लासेस में करेंगे वो फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आज का हमारा क्लास फोकस रहेगा इस वाले टॉपिक में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो चलिए पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ आपको बता दूं उस टाइम का। उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, प्री ब्रिटिश पीरियड का भी अगर हम बात करें या ब्रिटिश पीरियड का भी अगर बात करें तो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, क्योंकि पुराने सब मेथड यूज करते थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पीपल जो है हालांकि एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग 80 ऑलमोस्ट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वो विलेजेस में रहते थे और अपना जो आजीविका है, मतलब जो भी उनका इकोनॉमी है वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। 85%, आप सोच सकते हैं 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हैं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो आपका मतलब प्रोडक्शन था उस समय का, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, ना ही फूड के मामले में और ना ही रॉ मटेरियल के मामले में। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एक रीजन रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल, क्योंकि वो पॉलिसी ऐसा बनाते थे कि हमेशा जो इंडियंस थे वो क्या होते थे, वो सफर करते थे या फिर एक्सप्लॉयड होते थे। वो इस तरीके का उनका पॉलिसी रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग आपका इंडिया एग्रीकल्चर से जुड़े रहने के बावजूद भी इंडिया में जो है बार बार फेमिन टाइप का सिचुएशन, ठीक है, मतलब भूखमरी टाइप का सिचुएशन जो है आता रहा है। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो इंडियंस को क्या चाहिए था या इंडियंस का डेवलपमेंट कैसे हो, इनसे उनका कोई मतलब नहीं था। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था उनका क्या उद्देश्य था भारत में आने का या इंडिया को कैप्चर करने का। वो यही चाहते थे कि यहाँ पे, उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो काफी ज्यादा है और वो इसी चीज को एक्सप्लॉइट या यूज करना चाहते थे। तो इनका वो मकसद था कि अपना कंट्री का डेवलपमेंट हो, ना कि यहाँ के किसान का या यहाँ के लोगों का। तो इसीलिए उस समय का ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में जुड़े होने के बावजूद भी इंडिया में जो है एक अकाल था, आप बोल सकते हैं, कमी थी खाने खाने पीने के सामानों का, रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये जो स्टेटस था एग्रीकल्चर का उस टाइम पे, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है, रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ये चीज आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जमींदारी सिस्टम, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया था। वो क्या करते थे, किसी एक को अपॉइंट कर देते थे, किसी एक विलेज को उनके अंडर पे दे के टैक्स वसूली का काम कराते थे, जो है ना, किसानों से। और जो टैक्स का डेट है वो फिक्स कर दिया जाता था, टैक्स रेट फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट किसको, गवर्नमेंट इन द सेंस उस समय में कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, किसी एक विलेज में एक जन को अपॉइंट कर दिया एज अ जमींदार। जमींदार को उनके वहाँ के गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, कोई लगाव नहीं था, या फिर जमींदार का अपना कोई जमीन भी नहीं होता था। ठीक है, जस्ट एक जन को अपॉइंट कर दिया, इतना सारा जमीन आपको देखना है, इतने सारे जमीन में से जो भी टैक्स वगैरह होता है, क्या क्रॉप कल्टीवेट होता है नहीं होता है, ये सब देखना। एंड जो भी उस जमीन में काम कर रहे हैं उनमें से टैक्स वसूल करके ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कर। तो जमींदार का काम क्या होता था, जो भी काम करते थे जमीन पे, उनसे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करने का, उसका एक डेट दे, गवर्नमेंट एक डेट देती, और टैक्स भी बता देते कि इतना इतना टैक्स जो है जमा करना है। और जमींदार का काम क्या होता था, वसूली का। वो गरीब किसानों से वसूल करके किसी भी तरीके से जमा करते थे, किसके पास, ब्रिटिश के पास। अब इसमें जमींदार का क्या है, उसको तो किसी भी तरीके से टैक्स वहां से उठाना ही है और जमा करना ही है। क्यों नहीं, तो अगर वो ऐसा करने से, अगर वो
फेल हो जाते, फेलियर होते हैं, तो क्या कर दिया था, वो जमींदार को चेंज कर देते थे ब्रिटिशर। तो दैट मीन्स जमींदार के अंदर भी एक डर रहता था कि अगर मैं ना दूं तो मेरा जो ये जो पोस्ट है, जमींदारी एक पोस्ट, ये जो है छीन जाएगा मेरे से। तो इसके इससे क्या होता था कि जो जमींदार है वो किसानों का कोई प्रॉब्लम को देखा सुनी नहीं करते थे, या जमीन का इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं करते थे। ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेस्टेड रखते थे और ना ही जमींदार, दोनों ही किस चीज में इंटरेस्ट रखते थे, टैक्स में। जमींदार को कलेक्ट करके जमा करना है, उसके बाद वहां से उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये कुछ सिस्टम हुआ करता था, यानी कि जो भी प्रॉफिट उस सिस्टम में आता था, ठीक है, एग्रीकल्चर के द्वारा, उसको क्या करते थे जमींदार, ले लेते थे एज लगान। उस समय में वर्ड, वो आपने लगान मूवी देखा होगा, जो वो लगान मूवी का वर्ड कहाँ से आया, उसमें उस मूवी में भी जो फाइट होता है थ्रू क्रिकेट, वो किस लिए होता है, लगान माफी के लिए होता है। एंड उसमें आपने सिचुएशन देखा होगा कैसा, कि किसान लोग परेशान थे किस बात से, कि बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो हम लगान कैसे देंगे, लगान तो माफ नहीं होगा, है ना। ऐसा ही कुछ सिचुएशन उस समय में चलता था कि लगान माफ नहीं होगा, आपका आपका फसल हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको लगान भरना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन था अंडर लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम में, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता था, नहीं होता था, वो लगान के माध्यम से जो है ले लिया जाता था। और जो जमींदार थे उनका भी जो मेन इंटरेस्ट था, वो, उनको किसानों से कोई लगाव नहीं था, उनको तो कहीं से भी लाके उठा के एक गांव का जो जमींदार बना देता था। तो उनको बेसिकली क्या था कि किसानों से कोई लगाव नहीं था, ना ही उनको जमीन से कुछ लेना देना था। उनको क्या चाहिए था, बस टैक्स चाहिए था। और किसी भी हालत में वो उसको, चाहे उनको शोषण करके हो या उनके ऊपर अत्याचार करके हो, जैसे भी करके हो, वो टैक्स कलेक्ट करता था, क्योंकि जो फिक्स डेट है उसके पहले उसको टैक्स जमा कर, ठीक है। तो जो जमींदार या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उन्होंने बस यही काम किया कि किसी भी तरीके से किसानों को एक्सप्लॉइट करके टैक्स इकट्ठा किया। उन्होंने कोई अलग कोई काम नहीं किया जिससे कि किसानों का इम्प्रूवमेंट हो, या फिर जमीन का कोई इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो उनका क्या काम होता था, कलेक्ट, लगान, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिशर ने क्या किया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया। एग्रीकल्चर को कैसे कमर्शलाइज किया, उन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, किसानों को जो है कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप मतलब ऐसा क्रॉप जो खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उत्पादन किया जाता, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। क्या किया कि, ब्रिटिशर ने किसानों को या फिर फार्मर्स को कैश क्रॉप उगाने में उगाने के लिए इंस्पायर किया। उनको पैसा देके हो या किसी भी तरीके से हो, उनको उनका जो माइंड डाइवर्शन है वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ कर दिया। फूड क्रॉप क्या किस लिए होता है, जो खुद खाने के लिए हो, इस पर्पज से जो प्रोडक्शन किया जाए वो फूड क्रॉप। कैश क्रॉप जिसको बेचने के लिए किया जाए, तो उस समय में पॉपुलर कैश क्रॉप इवन अभी भी है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। इससे ब्रिटिशर्स को काफी फायदा होता था, क्योंकि वो यहाँ से वो लेके जाते थे एंड अपने देश में फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडियन मार्केट में और अलग अलग मार्केट में जो उसको बेच के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो लोग कैश क्रॉप प्रोड्यूस करते थे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देते थे, इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोग कैश क्रॉप प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। और कैश क्रॉप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा मतलब प्रोडक्शन करने में जब इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो एग्रीकल्चर का एक तरह से क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन हुआ। और इससे क्या हुआ, फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगा, और लोग ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करके उसको खरीदने लगे। तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, चलो खरीदेंगे भी कब खरीदेंगे, जब प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन ही जब कम होने लगा, तो ये एक रीजन होने लगा कि इस वजह से बंगाल, सॉरी, जो इंडिया में जो बार बार भुखमरी या फेमन का जो सिचुएशन आने लगा, वो इसी वजह से आने लगा, ठीक है। लोग जो है कैश क्रॉप की तरफ झुकने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसके लिए हाई प्राइस पे कर रहे थे। तो फर्स्ट मतलब एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं होने का फर्स्ट रीजन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था इम्प्रूवमेंट करने का, उनको टैक्स से मतलब था। मतलब उनको ये था कि किसी भी तरीके से किसान फसल उगाए या नहीं भी उगाए तो कोई बात नहीं, लगान तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन था, ठीक है। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हुआ, जिसके वजह से जो अटेंशन था वो फूड क्रॉप से किसकी तरफ हो गया, कैश क्रॉप की तरफ हो गया। अब किसान जो है कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने में ज्यादा इंटरेस्ट देने लगे, क्यों, क्योंकि उसके लिए ब्रिटिशर पैसा दे रहे थे उसको। पैसा मिलने के बावजूद भी फूड क्रॉप में रिडक्शन होने लगा, ठीक है ना। फूड क्रॉप में इसलिए रिडक्शन होने लगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप प्रोडक्शन
नहीं होने लगा, अब कैश क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, तो कैश क्रॉप जैसे कि जूट जूट आपका फेमस कैश क्रॉप है, ठीक है? जिससे क्या होता है, थैला वगैरह बनता है, रस्सी वगैरह बनता है, एंड इसका बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में भी था और वो काफ़ी जगह पे है, तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा होता था, है ना? एंड थर्ड रीज़न क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे इसमें गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर को सुधारा जाए, तो ऑब्वियसली, और ज़मींदार भी ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। उनको क्या चाहिए था, सिर्फ लगान चाहिए था। तो इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, गिरता जा रहा था। जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर का वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप होता जाता है। एंड फोर्थ जो रीज़न है वो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, ठीक है? जो पार्टीशन करा दिया गया है इंडिया का, जैसे पाकिस्तान हो गया हो, इधर से बांग्लादेश हो गया हो, तो बहुत सारा कल्टीवेटेड लैंड जो है वो क्या हो गया, इधर से जूट का कल्टीवेटेड जूट का जो लैंड है ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश में चला गया, उधर से आपका पाकिस्तान में बहुत सारा उपजाऊ जो लैंड है वो चला गया। इसीलिए जैसे ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया को एक धक्का सा लगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि पार्टीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ लैंड जूट के लिए जो था वो बांग्लादेश में चला गया, और उधर व्हीट का जो था वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा जो है झटका लगा, ये भी एक रीज़न है कि इस वजह का स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत रहा है उस समय में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। जब ब्रिटिशर्स थे या उस टाइम पर इंडिया का जो इंडस्ट्री था, वेल नोन इंडस्ट्री था फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब हाथ से बने हुए चीज़ों में जो है इंडिया माहिर था उस समय। और एक अच्छा खासा इंडस्ट्री था ब्रिटिशर्स आने से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उस समय में वो क्या करने लगे, मशीन मेड फिनिश गुड्स लाने लगे इंडियन मार्केट में। और मशीन मेड फिनिश गुड्स का जो प्राइस होता था वो बेसिकली चीप होता था एज कम्पेयर टू हैंडमेड गुड्स, क्योंकि मशीन मेड गुड्स बल्क में एक बार में ज़्यादा बन जाता है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है वो एक को ही बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उस समय ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, एक तरीके से मतलब बंद होने शुरू हो गए। और जब वो बंद होना शुरू हो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया कि इसको किसी तरीके से ग्रो किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिसके वजह से मतलब जो रीज़न रहा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का नहीं ग्रो करने का, या जिससे हमको पता लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट डूइंग गुड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, बेसिकली उस समय में इंडस्ट्रीज कुछ खास था नहीं, जो भी था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, और वो भी डाउन, डी इंडस्ट्रियल मतलब क्लोज होने लगा था। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम देखेंगे कि कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पड़ा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के वजह से। जैसे क्या हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब चल रहा था उस समय लोग काम कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, लेकिन जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो ही बंद होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या थे, हैंडीक्राफ्ट के थे, तो वो बंद हो गया। दैट मीन्स उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट आने वाला है या आने वाला था, और जो आया इकोनॉमी। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज किस तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स ये सब बनाते हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज यूज करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इंडिया में कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था ही नहीं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं था, दैट मीन्स देयर वाज लैक ऑफ मशीनरीज, टूल्स, जिससे अदर इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, तो ये कमी था। एंड क्योंकि इंडस्ट्रीज का कमी था तो ऑब्वियसली लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, एंड देन लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट है उनका भी लिमिटेड रोल है, वो लिमिटेड रोल था उस समय, वो ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन में ध्यान नहीं देते, वही सब चीज़ का डेवलपमेंट करते थे जिनमें उनको फायदा था या उनका कोई मतलब था। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके ये रीजन को समझते हैं। आप नोट करते जाइएगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, एंड क्या उसका इफेक्ट था। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखिए, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था इंडिया का वो डिक्लाइन हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसको ग्रोथ कराने का। ठीक है, और उसको ग्रोथ कराने का कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल है वो खरीद लें चीप रेट में, और अपने देश से फिनिश प्रोडक्ट बना के जो है इंडियन मार्केट में हाई प्राइस में बेचे। तो ये इनका उद्देश्य था, जिस वजह से इंडिया का जब इंडस्ट्री का डी मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया उनको डेवलप कराने का।
ठीक है? तो इससे क्या हो रहा था, उनको रॉ मटेरियल सब चीप रेट में मिल रहे थे और उनको एक मौका था अपना फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में हाई प्राइस में बेचने का। ठीक है? इसका ये जो डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और इम्पोर्टेड गुड्स का यूसेज जो है बढ़ने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, इंडस्ट्रीज़ बंद होने लग गए, तो इंडस्ट्रीज़ अगर बंद होने लग गए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएँगे। अब अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से क्या हो गया, लोग गाँव में शिफ्ट होने लगे एंड वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगे। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है प्रेशर बढ़ने लगा। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में वैसे ही लोग बढ़ने लगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पुराना मेथड यूज़ हो रहा है, या फिर लैंड भी तो होना चाहिए, ये रिसोर्सेज़ भी तो होना चाहिए। एक तरफ से अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं लोग क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का भी कोई साधन या रिसोर्सेज़ नहीं है। तो ऑल इन वन जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अ, और ज़्यादा जो है खराब होने लगा, ठीक है? और जितना भी जो भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट में आ रहे थे उस समय, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे किसके साथ, ब्रिटेन से या फॉरेन से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन गुड्स का प्राइस ज़्यादा हो रहा था और जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, इम्पोर्टेड गुड्स, उनका प्राइस कम हो रहा, प्राइस जो है चीप था एज़ कम्पेयर्ड। तो ये एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज में उस समय, और देखा जाए तो एक तरीके से जो इंडिया का कंडीशन था और खराब हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। देन आप देखेंगे, मैंने बताया था कि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या करते हैं, बेसिकली वो उस तरीके का सामान बनाते हैं, मशीन, इक्विपमेंट्स, ये सब बनाते हैं जिसके जरिए अदर कंजम्पशन गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जा सके या फिर अदर गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होगा तो ही दूसरा इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो दूसरा इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए जो मशीनरीज वगैरह चाहिए होगा वो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए ना। तो वैसा कोई इंडस्ट्रीज इंडिया में था ही नहीं उस समय, और इंडिया में था नहीं, और ब्रिटिशर को भी कोई इंटरेस्ट या कोई अटेंशन उस तरफ नहीं दिया उन्होंने कि ग्रो करे, क्योंकि वो चाहते ही थे कि ना हो इंडिया में। और वो सारा चीज कहाँ से लाए, ब्रिटिशर अपने इंडस्ट्रीज में बना के इंडियन मार्केट में उसको बेचे, और इंडियन जो है हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, यही उनका पॉलिसी था, यही वो चाहते थे। इसीलिए कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज उन्होंने ना बनने दिया, ना कोई अपना अटेंशन दिया कि यहाँ पर इंडिया में बनाया जाए, ठीक है ना। देन लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इंडस्ट्रीज नहीं है तो जीडीपी कैसे होगा, जीडीपी मतलब क्या, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन कैसे होगा जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का हालत भी खराब है, तो इसीलिए लो कंट्रीब्यूशन था जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थे। जो जीडीपी था इंडिया का वो बहुत 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 कम था, ठीक है। एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर जो है क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, इतने ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एंड अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो उनके लिए बेनिफिशियल हो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कर रहे थे, ना कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडियन के जो बिजनेसमैन हैं, ये कंपनी है, ओनर है, उनका, उनके ग्रोथ के लिए कुछ सोच रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ उस तरीके के ही काम में ध्यान दे रहे थे जिनसे उनका प्रमोशन हो सके, उनके बिजनेस का प्रमोशन हो सके, ठीक है। तो ये सारा रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्लो रेट ऑफ ग्रोथ का बोल सकते हैं, या फिर नो ग्रोथ का भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रोथ उसको बोलेंगे नहीं हम लोग, उल्टा डी ग्रोथ मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जितना भी थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था इंडिया का जिसके वजह से इंडिया मशहूर था उस समय, वो भी क्या हो गया, मतलब बंद होने शुरू हो गया उस समय, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टेप भी नहीं लिया उसको जो है ठीक करने का या इम्प्रूव करने का आप बोल सकते हैं, या ग्रोथ कराने का, जिससे इंडिया का जीडीपी बढ़े, इंडिया का डेवलपमेंट हो। वो सिर्फ तो यही चाहते थे कि इंडिया के यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाके वो अपने देश में मैन्युफैक्चर करे और फिर इंडियन मार्केट में उसको ज़्यादा दाम पे बेचे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का ये हालत था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज आने लगे थे, जो जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया या जूट के इंडस्ट्रीज हो गया, वो इंडिया में बनने लगे थे 19th सेंचुरीज का सेकेंड हाफ में, ठीक है। बट फिर भी वो उतना ज़्यादा स्केल उसका हाई नहीं था। और अगर आप देखेंगे जो कॉटन टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज था वो उन
मतलब शुरू तो हो गए थे लेकिन उनका जो ग्रोथ था वो काफ़ी कम था। और इंडियंस ओन्ड जो अगर मिल्स का अगर हम बात करें, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इसका अगर बात करें तो वो देश के महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा था। ठीक है? और बंगाल में हो या फिर इस आपका बंगाल साइड के जो रीजन है जहाँ पर जूट ज़्यादा पाया जाता था, उस साइड में फॉरेनर्स लोगों का ही जो है ज़्यादा दबदबा था उस समय। जो इंडस्ट्री थे वो फॉरेनर्स का ज़्यादा था उस समय। और इंडियंस जो ओन करते थे वो महाराष्ट्र, गुजरात ये सब रीजन में थोड़ा-मोड़ा उस समय स्टार्ट होने लगे थे और वो भी उनका ग्रोथ रेट जो है काफ़ी स्लो था। लेकिन उसके बाद 1907 में क्या हुआ, टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है? टिस्को क्या है? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कहाँ पे जमशेदपुर बिहार में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो आप बोल सकते हैं एक क्या था मेजर टर्नओवर था बोल सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ के हिस्ट्री में। आपने टिस्को के बारे में बहुत पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है? इसके बाद 1997 में ये एस्टेब्लिश होने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंडिया में जो है उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इंडस्ट्रीज़ जो है धीरे-धीरे डेवलप होने लगे। लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज़ का हालत जो है बहुत ख़राब था। 1907 में टिस्को आया था लेकिन वो फिर भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल उस समय था तो उतना ग्रोथ उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में टिस्को ने टाटा ने जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लिया एंड धीरे-धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही क्योंकि ब्रिटिश क्या हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिज़ी हो गए थे, तो उस समय इंडियन का जो डिमांड था उसको पूरा करने के लिए इंडिया में ही कुछ इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ का ग्रोथ धीरे-धीरे होने लगा क्योंकि ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिज़ी हो गए तो वो जो है इधर पे और ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उस टाइम पे धीरे-धीरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री ये सब जो है धीरे-धीरे इंडिया में डेवलप करने लगे। ठीक है? वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरा-पूरी इन्वॉल्व हो चुके थे एंड उनका पूरा ध्यान जो है उस समय वहीं पर ही था। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का सेक्टर का एज़ अ होल अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एकदम कुछ भी ग्रोथ नहीं था, इंडियन सफ़र कर रहे थे। ब्रिटिश के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी सफ़र कर रही थी एंड ऑल टाइम लोएस्ट इकोनॉमी उस टाइम पे थी इंडिया की कि उस समय जो मतलब ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। सारे रिसोर्सेज़ का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था। फार्मर्स को कंट्रोल कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सब चीज़ जो है ब्रिटिश था इंडियन इंडियन रिसोर्सेज़ लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि उन्होंने कैप्चर करके रखा था इंडिया को उस टाइम, ठीक है? तो ये तो हिस्ट्री का बात हो गई, ये तो आपको पता ही है, अभी भी हिस्ट्री ही चल रहा है हमारा इस चैप्टर में क्योंकि उनकी वजह से ही इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, वही चीज़ हम जानने का कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो 2 चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए ब्रिटिश का टारगेट ये था कि यहाँ से रिसोर्सेज़ को लेके जाना है अपने देश में और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचना है। तो इसके लिए उनको उनको जो-जो ठीक लगा उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, किसानों को कैश क्रॉप उगाने के लिए प्रेरित किया और इससे इसके चलते फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम होने लगा, जिससे क्या हुआ भुखमरी आने लग गई, है ना? उसके बाद उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को लेके आए कि टैक्स जो है कि किसी तरीके से वसूला जाए ताकि रेवेन्यू बढ़े गवर्नमेंट का। देन इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि इंडियंस उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे और वो अपना जो है देश का सामान यहाँ बेचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अ अपना ही देश का भला हो, इस देश का भला ना हो, इंडिया का भला ना हो, ब्रिटेन का भला हो, यही वो चाहते थे। ठीक है? तो जो नोट्स मैंने दिया हो उसको नोट लिख लेना कॉपी में एंड नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन उस टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था या इंडिया का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो क्या था व्हाट इज डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक कंडीशन इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में